हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और हम यहाँ सीजेट फेब 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं सीडीपी यानी बाल विकास का टॉपिक हमारा थ्योरी पार्ट अभी चल रहा है। पीवाईक्यू साथ ही साथ में इनके चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, इनमें कई सारे क्वेश्चन हैं, हमारे कई सारे टॉपिक हैं, जिनमें कि एक हो गया आपका कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी और अभिसारी चिंतन। ठीक है, साथ ही साथ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हो गए और इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यानी कि आगमन और निगमन विधि। ठीक है, ये आपके हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके किसी भी पेडागोजी में आप ले लीजिए, इनके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आज हम इन शॉर्ट वन शॉट में कवर अप करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है आपका अभिसारी चिंतन, इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग को और चाहे डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इन दोनों को जो बताया था, इनके बारे में बताने वाले थे आपके जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, अब ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस आते हैं। है क्या ये कन्वर्जेंट थिंकिंग? तो देखिए, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है, इसमें आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चंस के, आपने किसी लर्नर से 10 लर्नर से कोई क्वेश्चन किया, पर जो आंसर निकलेगा ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड होगा, एक जैसा होगा, लॉजिकल होगा, फैक्ट्स होंगे, इसके अंदर में फिक्स्ड आंसर्स होंगे। जैसे लेट सपोज आपने किसी बच्चे से पूछा कि चलो इवन नंबर यानी कि सम संख्या के बारे में बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लर्नर आपको आंसर बताएंगे वो सेम बताएंगे बिल्कुल। या फिर आपने पूछ लिया प्राइम नंबर के बारे में बताओ, विषम संख्या के बारे में बताओ, ऑड नंबर्स के बारे में बताओ, तो यहाँ पे जो आंसर्स लर्नर आपसे बता रहे हैं वो बिल्कुल सेम बता रहे हैं। ये है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन जो है, इनका जो है आपका जैसे कि इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि आपने पूछा किसी बच्चे से कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसका कैपिटल बता दो, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, जिस कंट्री का बच्चा है उससे जब आप कैपिटल पूछेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएगा। जैसे इंडिया का है तो न्यू दिल्ली, यहाँ पे किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चा लॉजिक आपको दे रहा है, बता रहा है, यहाँ पे ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, ये चीज होती है। अब इनका जो है अभिसारी चिंतन जो है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इनका यूज आप किन किन चीजों में करते हैं? तो आप इनका यूज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के को करने में करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इवन कि मैंने मैथ्स में अगर आपसे पूछा a+b का होल स्क्वायर बता दीजिए आप, तो यहाँ पे आप सेम आंसर करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जब आपने डिफरेंट लेट सपोज ये लर्नर्स है, डिफरेंट लर्नर्स से आपने क्वेश्चन किया एक, और सारे लर्नर्स ने आपको जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सेम दिया है, तो यानी कि ये हो गया आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का आप यूज कक्षा में, क्लासरूम में कैसे करते हैं? तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप क्या करते हैं? ऑप्शंस बनाते हैं A B C D और E, बट उनमें एक आंसर, लेट सपोज कोई भी एक आंसर C ही है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड है। ठीक है, सारे बच्चे जो है अगर सही आंसर दे रहे हैं तो वो आपका फिक्स्ड है, सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। और जो बच्चा सारे आंसर्स को अच्छे से करेगा, वो कहीं ना कहीं आप उनको उनके बुद्धि से इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि इसका जो है दिमाग ज्यादा सही चल रहा है, इसके कॉन्सेप्ट्स इसको समझ में आ गए। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो गए, इवन आप ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। यानी इन सब में आंसर्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम हो रहा है। आपने पूछा किसी बच्चे से वाटर का फॉर्मूला बताओ, साइंस के हैं, तो वो सारे बच्चे आपको H2O ही बताएंगे, कुछ और ऑप्शंस अगर बता रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत है। और आपने इस तरह से आप क्वेश्चंस को, चाहे आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दीजिए, चाहे आप उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट या एमसीक्यूज में दे दीजिए, या फिर आपने ट्रू एंड फॉल्स में दे दिया, तो वाटर का ऑप्शन अगर आपने H2O दिया है, बच्चे ट्रू ही बोलेंगे, फॉल्स नहीं बोलेंगे अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आपका हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें आप जो है कितने भी लर्नर से सेम सवाल करते हैं, बट लर्नर आपको सेम फिक्स्ड आंसर दे रहा है। दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या है कि कोई क्वेश्चन आपने दे दिया, जैसे आपने बोला कि अब आज जैसे रिपब्लिक डे है, तो आपने बोला रिपब्लिक डे पे जो है अपना सुझाव दो अपने बारे में। यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे
लर्नर्स को आपने 10 लर्नर को दिया है, तो वो अपनी तरीके से, एक लर्नर अपनी तरीके से इस आंसर को देगा, दूसरा लर्नर दूसरे तरीके से इसको देगा, तीसरा लर्नर तीसरे तरीके से देगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया जब आपका जो ये चीज है कि कोई आंसर जो है, कोई क्वेश्चन जो है, उसके आंसर्स अपने लर्नर्स अपने ओरिजिनलिटी के हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से दे रहा है रिपब्लिक डे का। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझिए कि रिपब्लिक डे कब आता है। ये आंसर आपने पूछा कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, तो सारे बच्चे आपको 26 जनवरी कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि सारे लर्नर्स आपको सेम ही आंसर देंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन, ये आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग के आंसर्स हो गए। बट जब आपने पूछा कि रिपब्लिक डे के बारे में जो है अपना सुझाव प्रकट करो, तो यहाँ पे आप सारे लर्नर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर देंगे। वो हर एक आंसर्स में नई आइडियाज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, ये आपको है डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, ठीक है। अब सारी, अब यहाँ पे लर्नर्स जो होती हैं, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें आप देखेंगे क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग में आपने देखा कि इंटेलिजेंस देखने को मिला, उसने अपना दिमाग चलाया और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उसने आपको आंसर्स बताया, वाटर का आंसर आपको फॉर्मूला बताया, तो H2O बताया, जिसने पढ़ा होगा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट यहाँ पे जब आप बच्चे से किसी तरह के आप पूछ रहे हैं कि वाटर सेव करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए अपना विचार प्रकट करो, तो यहाँ पे आप बच्चों में ओरिजिनलिटी देखेंगे, क्रिएटिविटी देखेंगे, अपने आइडियाज देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट, एक जैसा आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सबका आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। किसी का बहुत ही ज्यादा आपको इंप्रेसिव लगेगा, किसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन को इनकरेज करता है, ठीक है, अलग अलग सोचने की दिशाओं को प्रोत्साहित करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके जो आंसर्स होंगे वो मल्टीपल वे में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप हर एक तरह से, हर एक लर्नर का सोच एक जैसा नहीं होगा, तो आप इसमें अलग अलग ओरिजिनलिटी देखेंगे, अलग अलग इमेजिनेशन देखेंगे, अलग अलग क्रिएटिविटी देखेंगे। तो ये चीज आपकी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस को देखता है, मल्टीपल टाइप के, मल्टीपल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट मल्टीपल डायरेक्शन और डायरेक्शन अलग, भिन्न भिन्न दिशाओं में। और कन्वर्जेंट की अगर हम बात करें तो ये वन सॉल्यूशन बेस्ड होता है। बीइंग अ लर्नर, आप कन्वर्जेंट टीचर, आप कन्वर्ट, जब आप पढ़ाते हैं किसी बच्चे को कोई चीज के बारे में, तो आप यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग को ज्यादा फोकस करेंगे। जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो आप कोई टॉपिक लेके आते हैं, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से, या फिर आप बाद में आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया तो आप टॉपिक्स जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस दीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा बच्चों के बारे में। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि आपने बताया बच्चों को, कोई स्टोरी बताया या कोई कहानी किसी चैप्टर से रिलेटेड बताया, अब उससे रिलेटेड आप बच्चों को बोल दीजिए कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी या एक पोएम लिख दो। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में आपको बच्चों के आंसर्स देखने को मिलेगा, और यहीं से क्रिएटिविटी आपको देखने को बच्चों के अंदर मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया, विचारों के विचार मंथन आपको देखने को मिलेगा। विचार मंथन होता क्या है? विचार मंथन होता है जब आप बच्चों, अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग तरीके से, आपने कोई कॉन्सेप्ट, जैसे आपने बोला है स्टोरी लिख के आओ, किसी फलाने टॉपिक पे आपने बोला कि स्टोरी लिख के आओ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक बच्चा जो है अपनी अलग अलग थॉट जो है डालेगा। ये यानी कि यहाँ पे विचारों की जो है एक तरह से बच्चों में जो है कई तरह की बुद्धि खुलेंगी, बुद्धि का विकास होगा और अलग अलग क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हो गया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में डिफरेंसेस होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको इंटेलिजेंस की तरफ झुकाव देता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपको क्रिएटिविटी की तरफ झुकाव देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको वन सॉल्यूशन, वन फैक्ट्स पे लेके जाता है, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका जो है मल्टीपल आंसर्स की तरफ भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचने को जो है प्रोत्साहित करता है। आप क्लासरूम में इसका कैसे, डाइवर्जेंट थिंकिंग के को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो आप बच्चों को ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा जब कराएंगे तो उससे होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी जब आप बच्चों में कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग दे दिया आपने, जैसे कि पोम दे दिया, स्टोरी राइटिंग दे दिया, या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपने लिखने को दे दिया, तो यहाँ पे आपके होंगे
आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज हो गई। आपने जब आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज देंगे किसी चीज पे, आप बोलेंगे ड्राइंग बनाओ, इस पर्टिकुलर सेव वाटर पे ही आपने बताया बोला ड्राइंग बनाने के लिए, तो बच्चों में आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपको देखने में। इवन आप प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, स्कूल में अगर आप हैं ऑलरेडी या फिर आपके बच्चे हैं कोई जान पहचान का, तो आप देखेंगे जब प्रोजेक्ट्स वगैरह में कभी एग्जीबिशन होता है स्कूल में, तो आप देखेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो ये है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक का दे देते हैं उनकी मैम या सर, और उनपे वो अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो काफी इंप्रेसिव और काफी अच्छा होता है। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित करना होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए इसमें। अब चलिए एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग देखते हैं, फिर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका ने बताया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरीका होता है जिसमें आप जो है बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं बहुत सारे आइडियाज और सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, जैसे आपने अभी मैंने बताया कि आपने बोल दिया कि एक सेव वाटर पे जो है आप अपना राय प्रकट करिए, पानी बचाओ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइप से आपको सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, यही डाइवर्जेंट थिंकिंग के ही एक मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ही ये आ गया आपका। इसमें क्या है कि आप जो है बच्चों को बहुत अलग अलग, जब आपने देखा बच्चों के अंदर विचार जो है बहुत अलग अलग तरीकों के विचार इनके अंदर देखेंगे, तो ये फ्री थिंकिंग और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करता है। इसमें आप जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। जब आप इनिशियली ब्रेन स्टॉर्मिंग को, आइडियाज को जब आप प्रोत्साहित करते हैं बच्चों के अंदर, तो आप इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, पहले आप उसको प्रोत्साहित करेंगे। जो वो कर रहा है, जो वो लिख रहा है, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका विचार मंथन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है आपका, वो भी बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जैसा है। ठीक है, इसमें क्या है, आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को इनकरेज कर रहे हैं। इसमें आंसर्स बच्चे जो आपने जो भी कुछ क्वेश्चन किया है, इसके जो आंसर बच्चे देंगे वो आपका जो है कैसा होगा, मल्टीपल वेज में होगा, अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आप यानी कि बच्चों के अंदर ओरिजिनलिटी को, आइडियाज को, ओपिनियंस को जो है प्रोत्साहित इसके अंदर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने जो डाइवर्जेंट थिंकिंग में पढ़ा था, जिसमें कि आपने देखा कि बच्चे जो है आंसर्स जो है अपने तरीके से देते हैं, तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, जिसमें प्रश्न का एक जैसा उत्तर नहीं होगा। ये उत्तर जो बच्चे देंगे वो अपने विचार प्रकट करते हैं, अपनी रचनात्मकता, तर्क वगैरह इसके अंदर रीजनिंग वगैरह लगाते हैं और वो देते हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको जो है किधर को लेके जा रहा है, क्रिएटिविटी के तरफ लेके जा रहा है, ओरिजिनलिटी के तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों से, बीइंग अ टीचर, आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सेम चीज है आप इसमें, जैसे कि आप बच्चों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। जब आप बच्चों से पानी बचाने के उपाय क्या है, इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप इनमें देखेंगे एक जैसा आंसर बच्चों के अंदर नहीं मिलेगा। आप बच्चों में पॉल्यूशन को कम करने के तरीके पूछ रहे हैं, पेड़ बचाने के तरीके पूछ रहे हैं, आप समावेशी के कक्षा के बारे में अपने विचार पूछ रहे हैं, या फिर आप पूछ रहे हैं कि अपने बीइंग अ टीचर आपको जो है स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता को कैसे भगाना है। तो यहाँ पे आप बच्चों में एक जैसा आंसर नहीं देखेंगे, ओरिजिनलिटी उनकी अपनी होगी, अपना आइडिया लगाएंगे, अपनी सोच, अपने विचार लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे। ये चीज है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, और सेम आपका हो गया ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब क्लासरूम में वही चीज है, प्रोजेक्ट वर्क में आप बच्चों को जब लाते हैं, तो यहाँ पे आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में के अंदर आप प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। क्लोज एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका हो गया सेम। इसमें क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका कि अभिसारी, इसको हिंदी में कहते हैं चिंतन। इसके अंदर आपका क्या हो गया कि इसमें आपने जो बच्चों से जब क्वेश्चन किया, तो बच्चे का जो आंसर होगा वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा, एक जैसा ही आंसर होगा। जैसे आपने वाटर का फॉर्मूला जब आपने पूछा था बच्चे से, तो सारे बच्चे आपको सेम ही आंसर दे रहे हैं। तो जब आपका सेम आंसर दे रहे हैं, तो ये आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। जैसे इसका मैथमेटिकल आंसर्स, आपका मैथमेटिकल सम्स हो गए, जिनमें आप बच्चों से a+b का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब
ये जनरल इन जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, या सम संख्या के बारे में बता रहा, बच्चों से पूछ रहे हैं, विषम संख्या के बारे में बता, तो आपको बिल्कुल सेम आंसर जब दे रहे हैं तो आप इसको बुद्धि, उसकी बच्चे की बुद्धि से रिलेट कर सकते हैं कि उसको समझ आ चुकी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे आपके बिल्कुल फिक्स्ड आंसर आएंगे, करेक्ट आंसर, ठीक है। आप जैसे कि आपने अभी आपने कोई फॉर्मूला पूछा, सम संख्या के बारे में पूछा, ठीक है, इनमें से कौन सा सम संख्या 2, 3, 4 सॉरी 4 नहीं, या 5 और 8 7 दे दिया आपने, तो यहाँ पे A, B, C और D दे दिया आपने ऑप्शन। तो अगर बच्चा जो इस कॉन्सेप्ट को जान रहा है वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर के बारे में एक ही आंसर, A नंबर आंसर को करेक्ट आंसर करेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब इसमें क्या है कि आप 1 करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा। ऑब्जेक्टिविटी नेचर में है कि आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे, सब तरीके से आपका आंसर एक जैसा होगा, ठीक है। इजी टू इवेल्युएट है क्योंकि आपके आंसर्स बिल्कुल फिक्स्ड है, तो आप जो है पहले से आप क्या करेंगे, प्री डिफाइंड इसके आंसर्स हैं, आप चेक कर लेंगे इजीली। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गया, जैसे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, जब हम बच्चों के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें आपका ये चीज आ गया, ठीक है। चलिए अब हमारा है नेक्स्ट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आगमनात्मक विधि हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें एग्जाम्पल टू रूल हम चलते हैं। लेट सपोज आपने बच्चों को क्या किया कि आपने बच्चों को बोला कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, कौन कौन है। किसी ने बोला मेरे पास तो मेरी फ्रेंड बैठी हुई है जिसका नाम सिया है, मेरे पास जो है सो बुक है, मेरे पास कोई मैं अभी क्लासरूम में हूँ। तो आपने बताया कि आप जहाँ पे हो यहाँ पे ये नाउन नेम है, ये एक थिंग है, तो ये एक प्लेस है जो आप बैठे हुए हो। तो ये जो पर्सन, प्लेस और थिंग होता है ये आपका कहलाता है नाउन यानी कि संज्ञा। तो आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया था, इसको एग्जाम्पल्स दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया था, उदाहरण बच्चों को समझाया और फिर आपने क्या किया, उसको उदाहरण से आप उसको रूल तक लेके गए। जब आप एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं तो आप आगमनात्मक विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये जो है बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को समझाने का। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों के लिए आप पेपर 1 में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पेपर 2 में भी इनफैक्ट आ सकते हैं, कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे लर्नर्स, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका समझाने का क्या है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिख नहीं पा रही मैं, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड में आप विशेष से सामान्य की ओर चल रहे, पर्टिकुलर से लेकर के जनरल की तरफ चल रहे हैं। रूल्स इसमें आप अंत में समझाते, अभी अभी अपने नाउन के बारे में जो समझाया था वो बिल्कुल लास्ट में आपने समझाया था, पहले आपने एग्जाम्पल्स दिया था। इसमें बच्चों को डिस्कवर करने का, खोजने का मौका मिला, क्योंकि आपने जब बच्चे से ये क्वेश्चन किया कि आपके अगल बगल की चीजें बताओ, तो बच्चे ने डिस्कवर किया, ढूंढा कि मेरे बगल में तो मेरी फ्रेंड बैठी, मेरे बगल में तो मेरा बुक है रखा हुआ, मेरे बगल में तो बैग है रखे हुए, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ, मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ उस स्टेट का नाम ये है। तो यहाँ पे बच्चों ने एक तरह से डिस्कवर किया, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड हो गया, जब आपने बताया तो यहाँ पे एक्टिविटीज हो गई, आसपास में जो है हो गया। लर्नर सेंटर अप्रोच हो गया, क्योंकि यहाँ पे लर्नर जो है बहुत ज्यादा आपको, शिक्षार्थी जो है वो आपको बहुत ज्यादा केंद्र में सेंटर्ड में दिखेंगे, क्योंकि लर्नर से आपने क्वेश्चन किया तो डिफरेंट, सारे लर्नर्स आपको डिफरेंट तरीके से आंसर्स दे रहे हैं, चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड जो है, आगमनात्मक विधि, ये लर्निंग बाय डिस्कवरी है, ठीक है। आपने डिस्कवरी के थ्रू सीखा है, आपने खोजा, आपने एग्जाम्पल्स में डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को देखा और आपने करा। छोटे बच्चों को जो है बेहतर तरीके से आप इस मेथड से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव यानी निगमनात्मक विधि। अब निगमनात्मक विधि क्या है, सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले रूल बता दें बच्चों को, फिर आप एग्जाम्पल की ओर ले जाते हैं। बड़े बच्चों के लिए ये काफी, बड़े बच्चों को ज्यादा इजीली इस चीज का समझ होता है। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले बताया कि बच्चों a प्लस ए का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये मैंने बता दिया। अब मैंने उसको एक क्वेश्चन दे दिया कि बताओ 3x प्लस 7y का होल स्क्वायर क्या हो।
अब चूंकि मैंने रूल उसको पहले समझा दिया है तो बच्चे को इजिली रूल के बेसिस पे वो आंसर बता देंगे। ये आपका हो गया निगमनात्मक विधि, जिसमें आप बच्चों को रूल 2 कहाँ लेके जा रहे हैं, रूल 2 एग्जाम्पल की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जनरल 2 पर्टिकुलर हो गया आपका। इसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं क्लासरूम में आई और मैंने सबसे पहले बच्चों को एक रूल बताया। जब मैंने रूल बताया तो यहाँ पे सबसे एक्टिव कौन हुआ, शिक्षक यहाँ पे जो है वो केंद्र में आया। ठीक है, ये चीज आपकी है। इसमें सूटेबल होता है बड़े क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम जो है टाइम कम लगता है। अब मैंने पहले रूल समझा दिया था बच्चों को, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट जो है रूल के थ्रू वो सॉल्व प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। तो ये आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है। आपके एग्जाम्स में टोटल ये क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।